एमसीसी की काउंसलिंग कैसे होती है, स्टेप्स क्या क्या हैं, रजिस्ट्रेशन का मौका कब कब मिलता है, अपग्रेडेशन क्या है, फ्री एग्जिट क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर साल कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको जानकारी के अभाव में या तो काउंसलिंग से बाहर होना पड़ता है या फिर उनको गलत कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो विस्तार से बताऊंगा आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में प्रेजेंटेशन के साथ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो कि सेंट्रल काउंसलिंग कराती है, इस काउंसलिंग में देश भर के सभी सरकारी कॉलेजेस की 15% सीट्स होती हैं और जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी सीटें होती हैं। सरकारी कॉलेजेस के अलावा जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, चूँकि वो सेंट्रल नेचर की हैं, तो उनकी 100% सीट भी यहीं पर होती है। पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट बता देता हूँ। वेबसाइट है mcc.nic.in। इसी वेबसाइट पे आपको जाना होता है, यहाँ पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है काउंसलिंग की। इसके बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलती है। अब इसके पैरेलली आपके स्टेट कोटे में भी काउंसलिंग चल रही होती है, कहाँ से आपको बेहतर सीट मिलेगी और इसके लिए आप अपनी काउंसलिंग को किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ये जरूरी जानकारी भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन सी सीट्स हमें एमसीसी की काउंसलिंग में देखने को मिलती हैं। देश भर में जितने भी राज्य हैं वहाँ जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनकी कुल सीट्स की 15% सीटें कौन से कोर्स की, एमबीबीएस और बीडीएस दोनों की यहाँ हमें दिखाई देती हैं। इसके अलावा बीएचयू जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी 100% सीट होती है। जितने भी एम्स हैं इनकी 100% सीट होती है। जिपमर पौंडीचेरी यहाँ की जो भी ओपन सीट्स हैं वो देखने को मिलती हैं। एएमयू की जो भी ओपन सीट्स हैं वो यहाँ पे होती हैं। 15% सीट्स जो है डीयू और आईपी यूनिवर्सिटी की जो कॉलेजेस हैं इनकी भी यहाँ हमें दिखाई देती है। जामिया की जो बीडीएस की ओपन सीट्स हैं वो भी यहाँ पे होती हैं और 15% सीट जो कि ईएसआईसी कोटे के अंतर्गत कॉलेजेस हैं इनकी भी यहाँ हमें दिखाई देती है। चलिए अब जो स्टेप्स हैं वो देख लीजिए। जब काउंसलिंग की शुरुआत होती है, शेड्यूल आता है, इसके बाद जो स्टेप्स हैं आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर उसकी फीस देनी पड़ती है, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, फिर चॉइस फिलिंग होती है, फिर आपकी रैंक के बेसिस पे अलॉटमेंट आता है, फिर आपको कॉलेज रिपोर्ट करना पड़ता है और इसके बाद आप चाहें तो अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। चलिए अभी सारी इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, आपको कब कब मौका मिलेगा रजिस्ट्रेशन का। आप चाहें तो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप चाहें तो राउंड 2 में करा सकते हैं, राउंड 3 में करा सकते हैं, या फिर राउंड 3 के बाद जो स्टे राउंड होता है आप चाहें तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर इन 4 राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद भी कोई सीट खाली रह जाती है तो फिर से और राउंड की काउंसलिंग होती है, लेकिन वहाँ पे रजिस्ट्रेशंस नहीं होते हैं। एक और आपको बात बता दूं कि अगर आपने एक बार किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन जो आप करते हैं उसके लिए कुछ चार्जेस हैं। अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। ओबीसी एससी एसटी से आते हैं तो 500 रुपये के रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। अगर आपको डीम्ड कॉलेजेस के एमबीबीएस या बीडीएस सीट के लिए काउंसलिंग करनी है तब ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपके 5000 होते हैं। लेकिन इन चार्जेस के साथ साथ आपको देनी होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट? राउंड 2 के बाद आप अगर सीट छोड़ेंगे तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी सरकार जब्त कर लेगी। कितनी है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट? गवर्नमेंट से एमबीबीएस बीडीएस करना है तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10,000, ओबीसी एससी एसटी के लिए 5,000 रुपए और डीम्ड कॉलेजेस के लिए ये 2 लाख रुपए है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपको गवर्नमेंट के एमबीबीएस या बीडीएस के लिए काउंसलिंग करनी है तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको यहाँ पे 11,000 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो ये रकम आपकी 5500 होगी और अगर आपको प्राइवेट के लिए एमबीबीएस बीडीएस के लिए ये करना है तो ये रकम आपकी 2.05 लाख होगी। अब इसमें से जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपकी रिफंडेबल होती है, लेकिन कैसे ये मैं आपको आगे बताऊंगा।
सबसे पहले जो राउंड 1 होता है ये फ्री एग्जिट होता है। क्या मतलब है इसका? राउंड 1 में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई हो, चाहे वो सरकारी हो या डीम्ड की हो, एमबीबीएस की हो या फिर बीडीएस की हो, आप चाहें तो उस अलॉटेड सीट को छोड़ सकते हैं और आपने जो भी सिक्योरिटी राशि जमा की थी वो आपकी सुरक्षित रहती है। अब यहाँ पे एक कॉमन सवाल जो बाद में काउंसलिंग के समय में बच्चे हमसे पूछते हैं वो ये है कि अगर हमें फ्री एग्जिट लेना है तो क्या इसके लिए हमें कॉलेज को या फिर एमसीसी को रिपोर्ट करना है? तो मैं कहूँगा नहीं। फ्री एग्जिट लेने के लिए आपको अपनी अलॉटेड सीट को सिंपली इग्नोर कर देना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप राउंड 2 में सीधे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी जो अलॉटेड सीट है वो अपने आप खत्म हो जाएगी और आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी सुरक्षित रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किन किन कंडीशंस में रिफंडेबल है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई हो। अब कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं की, तो उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट आपकी नहीं आई है तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो सेफ होगा। अब ऐसे कैंडिडेट जिनको सीट तो अलॉट हुई और उन्होंने उस पर एडमिशन भी ले लिया, इनकी भी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो काउंसलिंग खत्म होने के बाद उनके खाते में वापस आ जाती है। ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली थी, उन्होंने उस पर एडमिशन नहीं लिया और इसके बाद उनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई या फिर उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की, उनकी भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो वापस आ जाएगी। और ऐसे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, काउंसलिंग जब खत्म हो जाएगी उसके बाद रिफंड की जो प्रक्रिया होती है वहां पे उनको रिफंड वापस मिल जाएगा। क्या है ये प्रक्रिया? आपने जिस भी माध्यम से पेमेंट किया है, चाहे आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, डेबिट कार्ड यूज किया या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज की, आपका रिफंड आपके सेम सोर्स पर रिवर्स कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो पेमेंट है वो आपको अपने खुद के अकाउंट से करना है। अब कई सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि क्या वो एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के लिए आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके अकाउंट में आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा और इसके माध्यम से आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसे जमा कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का लॉस किस किस कंडीशन में होता है वो जान लीजिए। अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिली या फिर राउंड 3 में कोई सीट मिली या फिर इसके बाद के किसी राउंड में कोई सीट मिली और आपने उस पर एडमिशन नहीं लिया, तब आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाएगी। एक और कंडीशन है कि सपोज आपको राउंड 1 में एक सीट मिली, आपने उस पर एडमिशन ले लिया, फिर राउंड 2 में आपको एक दूसरा कॉलेज मिला लेकिन आप उस पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो इस परिस्थिति में भी आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो लॉस हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब एक और ये कॉमन क्वेश्चन है जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि उनको बेटर सीट उनके स्टेट से मिल रही है, तो क्या ऐसे में एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी है? मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऑल इंडिया कोटे में जो कट ऑफ की ट्रेंड है इसका अंदाजा आपको जरूर होगा। अगर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हर एक साल का कॉलेज वाइज कट ऑफ पड़ा हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ओवरऑल कट ऑफ को रेफरेंस मान सकते हैं। अगर एमसीसी में आपके चांसेस नहीं है और बेटर चांसेस आपको आपके स्टेट में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने स्टेट की काउंसलिंग पे फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चॉइस फिलिंग क्या होती है? तो चॉइस फिलिंग एक प्रोसेस है जहां पे आप अपने पसंद के कॉलेजेस को टॉप टू बॉटम एक सीक्वेंस में रखते हैं। आप यहां कॉलेजेस के साथ साथ अपने कोर्सेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस का भी ऑप्शन रख सकते हैं। आप जिस सीक्वेंस में कॉलेजेस को रखेंगे टॉप टू बॉटम, उसको जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, जो प्रोसेस करता है सारे डेटा को, वो आपकी प्रायोरिटी मानता है और जो सीट अलॉट होती है वो आपके नीट के स्कोर, बेसिकली रैंक पर, आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी पर और आपने जिस क्रम में चॉइसेस को फिल किया है उसके आधार पे आपको सीट अलॉट करती है। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पर भी आती है कि अगर आपका रैंक खराब है तो आप किसी कॉलेज को जिसकी कट ऑफ लो रही थी उसको टॉप पे रख देंगे तो क्या उसके चांसेस बढ़ जाएंगे? मैं कहूँगा नहीं। चॉइस फिलिंग करने का सबसे सही तरीका ये है कि आपकी रैंक चाहे जो भी हो, जो सबसे टॉप का कॉलेज है उसको आपको सबसे टॉप में रखना है और उसके बाद जो उससे बाद वाले कॉलेजेस हैं इन सबको सीक्वेंस कर देना है। टॉप टू बॉटम आपको कॉलेज को क्रमबद्ध कर देना है। अब इसके बाद उस क्रम में जहां भी आपकी रैंक मैच करेगी वहां आपको सीट अलॉट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग के कुछ रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जो चॉइस फिलिंग होती है वो हर एक राउंड में
फ्रेश होती है। लाइक आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की, आपको कोई भी सीट नहीं मिली, तो राउंड 2 जब होगा तो वहाँ पे आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, तभी आपको सीट अलॉट हो सकती है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे। आपने जिन कॉलेजेस को चॉइस में डाला है सिर्फ वही कंसीडर होते हैं अलॉटमेंट के लिए। और एक कॉमन क्वेश्चन है कि कितने चॉइसेस हमें भरने चाहिए या कितने चॉइसेस भरने होते हैं, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अलॉटमेंट के लिए आपको मिनिमम 1 कॉलेज भरना है और मैक्सिमम जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप भर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रैंक जो है वो बॉर्डर लाइन पे है या फिर लोअर साइड में है, तो वो चाहें तो गवर्नमेंट के, डीम्ड के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं इन सारे ऑप्शंस को अपनी चॉइसेस में डाल सकते हैं। जिस कॉलेज के हिसाब से रैंक मैच होगी वही कॉलेज उन्हें अलॉट होगा। एक चॉइस लॉकिंग का फीचर होता है। चॉइस लॉकिंग जो है वो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट को शाम को एक्टिवेट होती है। एक बार अगर आप चॉइसेस लॉक कर देते हैं तो आप अपने चॉइसेस में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। और कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बार बार ये सवाल मन में आता है कि क्या हमें चॉइस को लॉक करना ज़रूरी है। तो राज्यवार जो स्टेट काउंसलिंग होती है इसमें तो ये नियम अलग अलग हैं। कुछ राज्यों में लॉक करना मैंडेटरी होता है, लेकिन बात की जाए एमसीसी की तो एमसीसी में चॉइसेस को लॉक करना मैंडेटरी नहीं है। जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट होगी जैसे ही वो हिट करेगी आपकी चॉइसेस जो हैं वो ऑटो लॉक हो जाएंगी। कई बार इसमें 10-12 घंटे का अतिरिक्त समय भी लगता है, लेकिन जो चॉइसेस हैं वो न सिर्फ ऑटो लॉक्ड हो जाती हैं बल्कि वो आपके अलॉटमेंट के लिए कंसीडर भी की जाती हैं। तो मैं सलाह देता हूं कि एमसीसी की चॉइस फिलिंग में आपको लॉक करने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। कई बार बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कुछ नए आइडियाज आ जाते हैं, कॉलेज का सीक्वेंस चेंज करने का मन होता है, तो मेरी सलाह यह है कि चॉइसेस को लॉक करना एमसीसी के मामले में ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद होती है रिपोर्टिंग। जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको उस कॉलेज में फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। उनकी फीस चाहे तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कॉलेज वेरिफिकेशन करता है और उन्हें अपने पास जमा भी कर लेता है। अब एक बात आपको बता दूं जिसका आपको ध्यान में रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। राउंड 1 में सीट मिलेगी या फिर राउंड 2 में सीट मिलेगी, आप रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे तो वहां पे हो सकता है कॉलेज वाले आपसे न पूछें, लेकिन आपको ध्यान से उनको ये बता देना है कि आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, यानी कि नेक्स्ट राउंड में इससे बेटर कॉलेज के लिए भी आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं ताकि और बेहतर कॉलेज मिल सके। तो वो कॉलेज वाले अपने तरफ से एक फॉर्म भरते हैं अपग्रेडेशन का, जिसमें उनको यस करना होता है। अगर आप अपने अलॉटेड कॉलेज से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं या बिल्कुल टॉप का कॉलेज आपको मिल चुका है तब आप अपग्रेडेशन के लिए मना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए अपग्रेडेशन क्या होता है, तो बेसिकली अपग्रेडेशन का मतलब यह है कि आपको राउंड 1 या फिर राउंड 2 में कोई एक सीट मिलती है, आप उस पर जाके फीस भर देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं, लेकिन अगले राउंड में भी आप जाना चाहते हैं ताकि उससे बेहतर कॉलेज आपको मिल सके। फायदा क्या होता है इसमें, एक सीट आपकी सिक्योर होती है और उससे बेटर सीट के लिए आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कितनी बार मौका मिलता है आपको अपग्रेडेशन का, सिर्फ और सिर्फ 2 बार। राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट मिली तो आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। राउंड 2 में सीट मिली तो आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। राउंड 1 में सीट मिली तो आप राउंड 2 और राउंड 3 दोनों में अपग्रेडेशन के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन राउंड 3 में अगर आपको सीट मिली तो उसके बाद अपग्रेडेशन नहीं होते, या इसके बाद के भी जो राउंड हैं उनमें अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखा जाए कि राउंड 3 में एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राउंड 3 में एमसीसी की अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है और अगर आप उस पर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट तो फॉरफिट होगी ही, आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और अगर राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हुई और आपने एडमिशन ले लिया तब भी वो आपकी फाइनल सीट होगी। आप एमसीसी की आगे की काउंसलिंग से और अपने स्टेट कोटे की राउंड 3 या फिर उससे आगे की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ऐसा ही स्टेट कोटे के मामले में भी होता है। अगर आपको स्टेट कोटे में राउंड 3 में सीट मिलती है तो आपकी फाइनल सीट है, आप स्टेट कोटे में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। साथ ही आप एमसीसी के
फोर्थ राउंड जो कि स्टे राउंड होता है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो रूल है इसको बिल्कुल ध्यान में रख के आपको प्लानिंग करनी है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि एमसीसी के साथ ऑल इंडिया कोटे को बैलेंस कैसे करें। तो बहुत सिंपल है, एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है वो सबसे पहले होती है, राउंड 1 होगा एमसीसी का सबसे पहले, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद स्टेट कोटे की राउंड 2 की अलॉटमेंट आएगी। तो अगर आपको राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटे में कोई सीट मिल गई तो उस पर एडमिशन कर देंगे, रिपोर्टिंग कर देंगे, फिर स्टेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही आपको सीट मिलती है आपको इस सीट को जाके पहले विड्रॉ करना होगा और इसके बाद आपकी स्टेट में एडमिशन ले लेना होगा। यही क्रम आगे भी चलता है। स्टेट कोटा राउंड 1 के बाद ऑल इंडिया कोटे राउंड 2 की काउंसलिंग होती है, इसके बाद स्टेट कोटा राउंड 2 की काउंसलिंग होती है, फिर से ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 की काउंसलिंग होती है, फिर स्टेट कोटा राउंड 3 या जिसे हम मॉपअप भी कहते हैं किसी किसी राज्य में, इनकी काउंसलिंग होती है और इसके बाद अगर और राउंड्स हैं तो इसी तरीके से ये क्रम चलता रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राउंड 3 में एडमिशन लेने के बाद आप एलिजिबल नहीं होते हैं, तो जैसे ही ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 होता है ये लोग एक लिस्ट सभी स्टेट्स को भेज देते हैं कि जिन जिन कैंडिडेट ने वहां पे एडमिशन ले लिया है उनको स्टेट कोटे के राउंड 3 से बाहर कर दिया जाए। और ऐसा ही जब स्टेट में हो जाती है काउंसलिंग तो ये फोर्थ राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा में एक लिस्ट भेज देते हैं कि इन कैंडिडेट को यहाँ से बाहर कर दिया जाए। तो ये नियम है, हालांकि पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और एक एक करके राउंड वाइज देखते हैं कि जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपके साथ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जब राउंड 1 में आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, चॉइस फिलिंग कर लेंगे और इसका जब रिजल्ट आएगा तो दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो आपको सीट मिलेगी या फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। चलिए और विस्तार से देखते हैं। अगर आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिलती है तब आप क्या करेंगे, आप राउंड 2 में चले जाएंगे, आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करेंगे और वहां से आगे अपनी संभावनाएं तलाशेंगे। लेकिन अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हो जाती है तब आप क्या करेंगे, आपके पास दो विकल्प हैं। आप चाहें तो उस सीट को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो फ्री एग्जिट ले सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली है तब फिर यहाँ पे आपके पास दो विकल्प हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप इस सीट से सेटिस्फाइड हैं तो अपग्रेडेशन के लिए नो कर देंगे, आपकी काउंसलिंग यहीं खत्म हो जाएगी, आप इसके बाद स्टेट कोटे में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये सीट आपकी पक्की हो गई। अगर आपने इस सीट को ज्वाइन कर लिया और आप बेटर सीट चाहते हैं तो आप वहां पे अपग्रेडेशन के ऑप्शन को दे देंगे और आप फिर से राउंड 2 में पार्टिसिपेशन के लिए चले जाएंगे। नेक्स्ट राउंड 2 होगा, आप चॉइस फिलिंग करेंगे, राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, दो ऑप्शन होंगे, या तो आपको सीट अलॉट होगी या फिर सीट अलॉट नहीं होगी। सीट अलॉट नहीं होगी तो आप राउंड 3 में चले जाएंगे। सीट अगर अलॉट होती है तो यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन है, या तो ये आपकी फ्रेश अलॉटमेंट होगी या फिर आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई होगी। चलिए इसको और विस्तार में समझते हैं। राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आपके लिए तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो राउंड 2 में आपको पहली बार अलॉटमेंट मिली हो, या तो आपको राउंड 1 में सीट मिल गई थी, आप अपग्रेडेशन के लिए गए थे और सीट अपग्रेड नहीं हुई है, या फिर आपको राउंड 2 में एक नया कॉलेज मिला है, सीट अपग्रेड हो गई है। तो शुरुआत से देखते हैं। अगर राउंड 2 में आपको फ्रेश सीट अलॉट हुई है, आप इस सीट से सेटिस्फाइड हैं, तो आप यहाँ पे अपनी काउंसलिंग खत्म कर सकते हैं, अपग्रेडेशन के लिए नो कर देंगे, आपकी 2025 की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। अब आपको राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट हुई और आपने इस सीट पे एडमिशन नहीं लिया, यानी कि आपकी ये सीट नन रिपोर्टिंग चली गई, तब क्या होगा, आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की थी वो आपकी जब्त हो जाएगी। आप फिर भी राउंड 3 में जा सकते हैं। क्या करना होगा, आपको राउंड 3 में फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी और आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब एक सिचुएशन कि आपको राउंड 1 में एक सीट मिली थी, राउंड 2 में आपने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे आपको सीट अपग्रेडेशन नहीं मिला, तब क्या हुआ, आपकी जो राउंड 1 की सीट थी वो सुरक्षित थी। अब आप क्या कर सकते हैं, आप सेकेंड अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हैं और अब आप सीधे राउंड 3 में जाके फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि राउंड 2 का आपका रिजल्ट आया और आपकी सीट अपग्रेड हो गई, तब क्या सिचुएशन होगी, अगर आप इस अपग्रेडेड सीट से सेटिस्फाइड हैं तब तो आप अपग्रेडेशन के लिए नो कर देंगे, आपकी काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये अपग्रेडेड सीट है, इसको आप फिर से रिपोर्ट नहीं करते हैं, तब क्या होगा कि आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थी उसका नुकसान हो जाएगा, आप दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके राउंड 3 में जा सकते हैं। आशा करता हूं कि राउंड 2 के काउंसलिंग के नियम आपको समझ में आ गए
गए होंगे, तो हम बढ़ते हैं राउंड 3 की काउंसलिंग की तरफ। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो भी 3 तरीके की हो सकती है। या तो राउंड 3 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिली हो, या तो आपके पास पहले से एक सीट थी जिस पे आपने राउंड 1 या फिर राउंड 2 में एडमिशन लिया था, वो अपग्रेड नहीं हुई है, या फिर आपके पास ऐसी सीट है जिस पे आपने पहले एडमिशन लिया था और वो अपग्रेड हो गई है। चलिए अब इसको विस्तार से समझते हैं। अगर आपको फ्रेश सीट में अलॉटमेंट मिलती है, आपने उस पर एडमिशन ले लिया, तो आपकी काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो गई, ऑल इंडिया कोटे की भी और स्टेट कोटे की भी। आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिला और अगर आपने इस पे रिपोर्टिंग नहीं की, यानी कि इस पे आपने एडमिशन प्रक्रिया को पूरी नहीं किया, तब क्या होगा? ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। हमेशा सोच समझ के राउंड 3 में चॉइस फिलिंग करेंगे, सिर्फ वही ऑप्शन डालेंगे जो मिल जाए, तो आपको उस पर एडमिशन ले लेना है। अगर आपने अपनी सीट रिपोर्ट नहीं की तो आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तो जब्त हो जाएगी, आपकी एमसीसी की काउंसलिंग यहीं खत्म हो जाएगी, आप एमसीसी के 4th राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास पहले से सीट थी, उनको अपग्रेडेशन नहीं मिली, तो उनकी जो भी पुरानी सीट थी वो उसको रिटेन करेंगे। इनके लिए भी जो काउंसलिंग है वो खत्म हो जाएगी, ये आगे के राउंड में या फिर अपने स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब वो कैंडिडेट जिनको राउंड 3 में अपग्रेडेशन मिला, पहले से एक सीट थी, वो सीट अपग्रेडेशन के बाद कैंसिल हो गई, उनको नई सीट मिली है, अब उनके पास क्या विकल्प हैं? उस नई सीट से वो सेटिस्फाइड हैं, तो वहाँ जाके वो एडमिशन लेंगे और उनकी काउंसलिंग यहीं खत्म हो जाएगी, वो फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उनके पास पहले से एडमिटेड सीट थी, उनको अपग्रेडेशन में यहाँ नया कॉलेज मिला और वो उस पर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तब क्या होगा? वो पुराने कॉलेज में जाके फीस तो वापस ले सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट उनकी चली जाएगी और उनकी एमसीसी की काउंसलिंग यहीं खत्म हो जाएगी। वो आगे एमसीसी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, लेकिन वो अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि राउंड 1, 2 और 3 के काउंसलिंग के नियम आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ी क्लैरिटी अपग्रेडेशन पे दे देता हूं। आपने अपग्रेडेशन में शुरुआत में एक कॉलेज ले लिया राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में, उस पे जाके आपने फीस जमा कर दी, डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, और इसके बाद जब अगले राउंड में आपको कोई नया कॉलेज मिलता है, तब आपको पुराने वाले कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट और पैसे वापस लेने होते हैं। उसके बाद ही आप नए कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं, या ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। और एक कंफ्यूजन आती है कि आपने एक सीट पे एडमिशन ले लिया, अपग्रेडेशन में गए, तो रिजल्ट आने के बाद क्या आपके पास ऑप्शन होता है कि दोनों में से एक कॉलेज को चुन सकते हैं? जवाब है नहीं। जैसे ही आपकी सीट अपग्रेड होती है, आपकी जो पुरानी सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर किसी और को अलॉट हो जाती है, और जो नई सीट होती है आपके पास, आप उसके बारे में ही सोच सकते हैं कि उस पर एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है। चलिए एक बार फिर से राउंड 3 के रिजल्ट को मैं सिंप्लीफाई करके समझा देता हूं। राउंड 3 का रिजल्ट आया, फ्रेश अलॉटमेंट हुई, आपने सीट ज्वाइन कर ली, अब आप आगे किसी भी तरीके की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। राउंड 3 का रिजल्ट आया, आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं मिला, तो आपके पास राउंड 1 या राउंड 2 की जो सीट थी वो ऑलरेडी आपको ज्वाइंड माना जाएगा उस पर, क्योंकि आप पहले ही एडमिशन ले चुके थे। आपकी भी काउंसलिंग यहाँ खत्म हो जाती है, आप फर्दर किसी भी स्टेट या फिर एमसीसी के राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने पहले से सीट ले रखी थी, सीट अपग्रेड हो गई, आपने ज्वाइन कर ली, आपकी सभी तरीके की काउंसलिंग यहाँ खत्म हो गई। आपको पहले से कोई भी सीट नहीं मिली थी, फिर से आपको सीट नहीं मिली है, तो अब आप क्या करेंगे? आप 4th राउंड स्टे राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए स्टे राउंड के भी नियम जान लेते हैं। स्टे राउंड का जब रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे या तो आपको सीट मिलेगी या फिर सीट नहीं मिलेगी। अगर सीट नहीं मिली तो क्या करेंगे? आप अपने स्टेट के स्टे राउंड में जा सकते हैं, या फिर अगर इसके बाद भी सीटें वैकेंट रहती हैं तो स्पेशल स्टे होता है, कई बार एक बार होता है, कई बार 2 बार होता है, तो आप इसमें एमसीसी के माध्यम से अपनी संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। अब स्टे राउंड में अगर आपका रिजल्ट आता है, पहली बार रिजल्ट आया, आपको फ्रेश सीट अलॉट हुई, तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप ज्वाइन कर लें और अपनी काउंसलिंग खत्म कर लें यहाँ पे, एमसीसी की भी और स्टेट की भी। लेकिन अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, मान लेते हैं पैनिक में आके आपने ढेर सारे ऑप्शन डाल दिए, अब जो कॉलेज मिला था वो नॉर्थ ईस्ट का था या फिर साउथ का था, आप वहाँ पे गए, आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, तो आप उसे ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस परिस्थिति में अगर आप अलॉटेड कॉलेज को स्टे राउंड में ज्वाइन नहीं करते हैं, तो आपको अगले साल के नीट एग्जामिनेशन से
1 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा, आप नीट का एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। और इसके साथ साथ आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्टे राउंड के लिए जब भी चॉइस फिलिंग करेंगे बहुत सोच समझ के सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस को डालेंगे जो अलॉट हो जाए तो आप उसमें ले सकते हैं। खासकर डीम्ड कॉलेजेस में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं कि आपको वो किसी फलाना कॉलेज में फ़ीस कम करवा देंगे। अलॉटमेंट के बाद पता चलता है कि फ़ीस तो कम नहीं हुई, बहुत भारी भरकम है, और मजबूरी में छात्र न तो एडमिशन ले पाते हैं, उल्टे अपने 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट डुबा देते हैं और अगले साल के लिए बैन भी हो जाते हैं। तो एक एक करके मैंने आपको हर एक राउंड में किस तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है डिटेल में बता दिया है। अब बात करेंगे रेसिग्नेशन का। आपको अलॉटमेंट हुई, आपने सीट ज्वाइन कर ली, अब आप अपनी सीट कब कब रिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले राउंड 1 के बाद एक नोटिस आती है कि जो भी ज्वाइन कैंडिडेट हैं उनको अगर उनके स्टेट में सीट मिल गई है तो एक टाइमलाइन होती है, उसमें जाके उनका जो भी ज्वाइंट अलॉटेड कॉलेज था वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होके वो अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद राउंड 2 का जब रिजल्ट आता है उसके बाद भी बहुत बार कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं। चूंकि स्टेट के राउंड 2 की काउंसलिंग एमसीसी के राउंड 2 के बाद होती है तो फिर से एक टाइमलाइन आती है। अभी एमसीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नोटिस कब देता है। कई बार आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के नुकसान के अपनी सीट विड्रॉ कर सकते हैं, और कई बार आपको ऐसा मौका मिलेगा कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट का लॉस करा के अपनी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा, एमसीसी की जो नोटिफिकेशन है उसे देखते रहना होगा। तो ये नोटिस है 2024 की, जहां पे आप देख सकते हैं कि राउंड 2 के बाद किस तरीके से रेसिग्नेशन का जो मौका है वो दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन था विथ फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ये दिया हुआ था, और जो टाइमलाइन है वो दी गई थी। तो ये समय समय पे अलग अलग नोटिसेस जो हैं वो एमसीसी की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं। अब आप काउंसलिंग से रिलेटेड बेटर गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 7676610620 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 फ्री गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे 5 ऑफिसेस हैं, गुरुग्राम में हैं, जमशेदपुर में हैं, जयपुर में हैं, प्रयागराज में और लखनऊ में है। आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। और एक काम कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से जुड़ी नोटिफिकेशन टाइमली यहाँ पे आपको मिलती रहती हैं। कई सारे स्टेट कोटा की कट ऑफ मिल जाएगी, ऑल इंडिया कोटे की कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ मिल जाएगी। बिल्कुल पहला चैनल है ये देश का जो आज से नहीं पिछले 7-8 साल से ऑल इंडिया कोटा की कॉलेज वाइज कट ऑफ सिंप्लीफाइड वे में पीडीएफ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट देता आया है। काउंसलिंग जब शुरू होती है तो चॉइस फिलिंग की लिस्ट भी मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ऑल इंडिया कोटे की और सभी स्टेट की फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। और ऐसे लोग जो पेड गाइडेंस चाहते हैं उनके लिए भी ये सलाह है कि आप हमारी टीम से संपर्क करके अपने स्कोर और बजट के बेसिस पे सबसे बेस्ट ऑप्शन पूछ सकते हैं। जब हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम आपको आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे और आपके बजट के बेसिस पे आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकते हैं, तभी हम आपकी बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं और आपके लिए एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग करके आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी मदद करते हैं। तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाना न भूलें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।